यह कथा पूर्णतः काल्पनिक है। किसी व्यक्ति, संस्था या आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं। यह केवल मनोरंजन हेतु प्रस्तुत कहानी है। श्रीलंका के मध्य हिस्से में बसे एक अपेक्षाकृत छोटे लेकिन प्रभावशाली गांव के बाहर फैला हुआ था वह विशाल आश्रम, जिसे आसपास के इलाकों में सिर्फ आश्रम के नाम से जाना जाता था। यह कोई धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि बाहर से देखने पर एक सुव्यवस्थित सामाजिक संस्था जैसा दिखाई देता था। ऊंची चारदीवारी, लोहे के बड़े फाटक और उनके ऊपर लहराते काले झंडे इस जगह को एक अजीब सी गंभीर पहचान देते थे। भीतर प्रवेश करते ही अनुशासन साफ झलकता था। हर व्यक्ति तय समय, तय नियम और तय भूमिका में बंधा हुआ था। आश्रम के भीतर स्कूल चलता था, जहां आसपास के गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। एक बड़ा अस्पताल था, जिसमें दूर दराज के गांवों से लोग इलाज के लिए आते थे। अनाथ बच्चों के लिए अलग भवन था और महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किया जाता था। बाहर की दुनिया के लिए यह सब भरोसे और सेवा का प्रतीक था। इस पूरे तंत्र का संचालन करता था मुथुस्वामी बाबा। वह हमेशा काले कपड़ों में रहता, उसका हाव भाव शांत लेकिन आंखें असामान्य रूप से सतर्क रहती थीं। वह खुद को न तो संत कहता था, न कोई धार्मिक दावा करता था, बल्कि एक सामाजिक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता था, जो व्यवस्था, अनुशासन और संसाधनों के सही उपयोग की बात करता था। यही कारण था कि नेता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े कारोबारी उसके संपर्क में रहते थे। उसके एक फोन कॉल से किसी अस्पताल की फाइल आगे बढ़ जाती थी, किसी स्कूल को अनुदान मिल जाता था और किसी अफसर का तबादला रुक जाता था। गांव के लोगों के लिए वह एक प्रभावशाली नाम था, ऐसा नाम जिसके खिलाफ बोलने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। लेकिन इसी आश्रम से जुड़ी एक सच्चाई धीरे धीरे दबाई जा रही थी। पिछले 3 वर्षों में आसपास के गांवों से कई युवा लड़कियां अचानक गायब हो चुकी थीं। कोई अपनी मर्जी से जाने की बात करता, कोई नौकरी के बहाने बाहर भेजे जाने की कहानी सुनाता, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके परिवारों को कभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब कोई थाने जाता तो पहले सहानुभूति मिलती, फिर चुपचाप ये सलाह कि मामला ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए। कुछ परिवारों को आर्थिक मदद की पेशकश हुई, कुछ को डराया गया और कुछ ने डर के कारण खुद ही चुप्पी ओढ़ ली। इन्हीं फाइलों को कोलंबो में बैठकर पढ़ रही थी मिन्नम्मा। वह एक सीनियर जांच अधिकारी थी, जिसने अपने करियर में कई जटिल मामलों को सुलझाया था। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन फैसले लेने में वह कभी हिचकती नहीं थी। जब ये गुमशुदगी के केस उसके सामने आए तो शुरू में वे बिखरे हुए और असंबंधित लगते थे। अलग अलग गांव, अलग अलग परिवार, अलग अलग बहाने। लेकिन जैसे जैसे उसने तारीखें, स्थान और आखिरी बार देखे जाने की जानकारी जोड़ी, एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, वही आश्रम। समस्या यह थी कि हर बार जब आश्रम का जिक्र आता, फाइल अचानक धीमी हो जाती, गवाह मुकर जाते, अधिकारी बदल दिए जाते और जांच किसी न किसी कारण से ठंडे बस्ते में चली जाती। मिन्नम्मा समझ चुकी थी कि यह मामला साधारण नहीं है। सीधे आधिकारिक जांच शुरू करना न सिर्फ बेअसर हो सकता था, बल्कि खतरनाक भी। इसलिए उसने वह रास्ता चुना जिसे बहुत कम अधिकारी चुनने का साहस करते हैं। उसने खुद को इस केस से औपचारिक रूप से अलग करवा लिया। कागजों में वह किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर चली गई, लेकिन असल में उसने एक नई पहचान तैयार की। साधारण कपड़े, बिना किसी पहचान पत्र के, एक अनाथ लड़की की तरह जो काम और रहने की जगह की तलाश में थी। उसने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन अपने बारे में सब कुछ बदल दिया। बोलने का तरीका, चलने का ढंग, आंखों में डर और असहायता का भाव। जब वह पहली बार आश्रम के फाटक पर पहुंची तो माहौल भारी था। काले झंडे हवा में स्थिर से लग रहे थे, जैसे यहां सब कुछ नियंत्रित हो। प्रवेश द्वार पर बैठे कर्मचारियों ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। आश्रम की नीति थी कि जो काम करना चाहता है उसे अवसर दिया जाए। यही नीति बाहर से मानवीय लगती थी, लेकिन मिन्नम्मा जानती थी कि यही व्यवस्था गलत हाथों में खतरनाक हथियार बन सकती है। पहले ही दिन उसे रसोई और सफाई विभाग में लगा दिया गया। काम ज्यादा था, लेकिन माहौल शांत था। उसने ध्यान दिया कि कुछ लड़कियां बाकी कर्मचारियों से अलग रखी जाती थीं। उनके कपड़े बेहतर थे, काम हल्का था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अनकहा तनाव रहता था। वे कम बोलती थीं, आंखें झुकाकर चलती थीं और जैसे किसी अदृश्य सीमा के भीतर कैद थीं। रात को मिन्नम्मा को जिस कमरे में ठहराया गया, वहां और भी कुछ लड़कियां थीं। सभी अलग अलग जगहों से आई थीं, लेकिन सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी।
घर से निकली, बेहतर जीवन की उम्मीद की और अब यहां थी। उन्हीं में से एक थी सुंदरी। वह उम्र में छोटी थी, दुबली पतली और अक्सर चुप रहती थी। उस रात जब बाकी सब सो चुके थे, मिन्नम्मा ने उसे नींद में चौंकते देखा। धीरे से पूछने पर सुंदरी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली कि यहां सवाल पूछना ठीक नहीं होता। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें डर साफ झलक रहा था। मिन्नम्मा को पहली बार एहसास हुआ कि यहां सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण भी गहराई से काम कर रहा है। अगले कुछ दिनों में मिन्नम्मा ने और चीजें नोट की। रात होते ही कुछ चुनिंदा लड़कियों को अलग इमारत की ओर ले जाया जाता था, जहां आम कर्मचारियों का जाना मना था। बाहर से वह इमारत सामान्य दिखती थी, लेकिन उसके आसपास निगरानी ज्यादा रहती थी। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, जैसे सबने चुप्पी को अपनी सुरक्षा मान लिया हो। एक शाम उसे बताया गया कि मुथुस्वामी बाबा उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही उसके भीतर सतर्कता बढ़ गई। वह जानती थी कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। जब वह उस कमरे में पहुंची तो माहौल सादा लेकिन भारी था। मुथुस्वामी बाबा काले कपड़ों में सामने बैठे थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में परख छुपी हुई थी। उन्होंने उससे उसके बारे में पूछा, उसकी परेशानियों के बारे में जाना और फिर कहा कि आश्रम ऐसे लोगों को सहारा देता है जो खुद को दुनिया में अकेला महसूस करते हैं। मिन्नम्मा ने वही जवाब दिया जो एक बेसहारा लड़की दे सकती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह समझ चुकी थी कि यह आदमी शब्दों से ज्यादा निगाहों से पढ़ता है। कमरे से निकलते वक्त उसे यह एहसास हो गया कि वह अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही। वह खुद उस दायरे में आ चुकी थी जहां एक गलत कदम उसे भी उन गायब नामों की सूची में जोड़ सकता था। उस रात अपने बिस्तर पर लेटी मिन्नम्मा देर तक जागती रही। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का शोर था। क्या वह यहां ज्यादा देर टिक पाएगी? क्या सच तक पहुंचने से पहले वह खुद फंस जाएगी? और क्या इस आश्रम के भीतर छुपा सच कभी बाहर आ पाएगा? यही सवाल उसके मन में घूमते रहे। आश्रम में मिन्नम्मा का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही उसे साफ महसूस होने लगा कि यहां समय केवल घड़ी से नहीं बल्कि निगरानी से चलता है। हर सुबह एक तय घंटी पर सबको उठना होता, काम बांटा जाता और शाम तक हर किसी की गतिविधि अनकहे नियमों में बंधी रहती। बाहर से यह व्यवस्था अनुशासन जैसी दिखती थी, लेकिन भीतर से यह धीरे धीरे लोगों की स्वतंत्र सोच को कुचल देती थी। मिन्नम्मा जानती थी कि यही वह माहौल है जहां सच सबसे पहले दबाया जाता है। सुंदरी अब उससे थोड़ी खुलने लगी थी। काम के दौरान जब आसपास कोई नहीं होता, तब वह छोटे छोटे वाक्यों में बातें करती। उसने बताया कि आश्रम में कुछ लोग खास जिम्मेदारी के नाम पर चुने जाते हैं। उन्हें बेहतर खाना, साफ कपड़े और अलग इमारत में रहने की सुविधा मिलती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह जिम्मेदारी असल में है क्या। जो एक बार उस इमारत में चला जाए वह पहले जैसा नहीं रहता। कुछ वापस आते हैं, कुछ नहीं। मिन्नम्मा ने नोट किया कि इन चयन का फैसला कभी कर्मचारियों द्वारा नहीं लिया जाता। आखिरी मंजूरी सीधे मुथुस्वामी बाबा की होती थी। उसका नाम यहां आदेश जैसा था। कोई उसके सामने सवाल नहीं उठाता, न ही उसके फैसलों पर चर्चा करता। यही बात मिन्नम्मा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि बिना बोले मान लिया जाना सबसे खतरनाक व्यवस्था होती है। एक दोपहर उसे अस्पताल वाले हिस्से में सफाई के काम पर लगाया गया। यह अस्पताल बाहर से बहुत व्यवस्थित और साफ दिखता था। गांव के लोग इसे वरदान मानते थे। मिन्नम्मा ने देखा कि कई मरीज सच में इलाज से संतुष्ट होकर लौटते थे, लेकिन अस्पताल के पीछे एक बंद गलियारा था जहां आम कर्मचारियों का जाना मना था। वहां दो लोग हमेशा तैनात रहते थे और उनकी निगाहें आने जाने वालों को चुपचाप तौलती रहती थी। उसी दिन उसने पहली बार एक रजिस्टर देखा जिसे जल्दी से बंद कर दिया गया। उस रजिस्टर में नाम, तारीखें और कुछ कोड लिखे थे। नामों में से कई उसे परिचित लगे, वही लड़कियां जिनके बारे में वह फाइलों में पढ़ चुकी थी, लेकिन यहां उनके नाम के आगे स्थानांतरण लिखा था। न कोई पता, न कोई विवरण। शाम को कमरे में लौटकर उसने सुंदरी से धीरे से पूछा कि क्या उसे किसी लड़की के अचानक गायब होने का पता है। सुंदरी ने चारों ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली कि यहां गायब होना कोई घटना नहीं बल्कि प्रक्रिया है। यह शब्द मिन्नम्मा के दिमाग में देर तक गूंजता रहा। प्रक्रिया मतलब पहले से तय, सुनियोजित और बिना शोर के। अगले दिन मिन्नम्मा को आश्रम के स्कूल वाले हिस्से में भेजा गया। बच्चे वहां सच में पढ़ रहे थे, हंस रहे थे और अध्यापक ईमानदारी से पढ़ा रहे थे। यह देखकर उसके भीतर एक अजीब द्वंद्व पैदा हुआ। एक ही जगह पर सेवा और शोषण साथ साथ कैसे चल सकते हैं?
लेकिन वह जानती थी कि अक्सर सबसे बड़े गलत काम सबसे अच्छे दिखने वाले मुखौटों के पीछे होते हैं। दोपहर के समय मुथुस्वामी बाबा का निरीक्षण हुआ। उसके आने से पहले पूरा परिसर जैसे सख्त हो गया। लोग सीधे खड़े हो गए, बातें बंद हो गईं और हर निगाह उसी दिशा में टिक गई। बाबा काले कपड़ों में धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही नियंत्रण का एहसास दिला रही थी। उसकी नजर मिन्नम्मा पर रुकी। वह कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे उसकी परतों को पढ़ रहा हो। फिर उसने अस्पताल और स्कूल के बारे में सवाल पूछे, सब कुछ सामान्य अंदाज में। लेकिन जाते जाते उसने कहा कि कुछ लोगों को जल्द ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी। यह सुनकर मिन्नम्मा ने महसूस किया कि सुंदरी का डर बेवजह नहीं था। उसी रात एक लड़की को चुपचाप कमरे से ले जाया गया। कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक सन्नाटा जो सबने देख लिया लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। सुंदरी कांप रही थी। उसने मिन्नम्मा का हाथ पकड़ लिया, जैसे यह आखिरी सहारा हो। मिन्नम्मा समझ चुकी थी कि अब समय कम है। उसने तय किया कि बिना सबूत के यहां से निकलना बेकार होगा। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे बाहर की दुनिया नजरअंदाज न कर सके। अगले कुछ दिनों में उसने छोटे छोटे जोखिम लेने शुरू किए। रजिस्टर के पन्नों को याद रखना, समय और लोगों के नाम जोड़ना, और यह समझना कि स्थानांतरण असल में किस दिशा में होता है। एक रात उसे मौका मिला। अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में बिजली कुछ देर के लिए चली गई। निगरानी ढीली पड़ी। उसने उस बंद गलियारे के दरवाजे को छुआ जो आमतौर पर बंद रहता था। दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से आवाजें आ रही थीं। वह पूरी तरह कुछ देख नहीं पाई, लेकिन इतना समझ गई कि यह अस्पताल का सामान्य हिस्सा नहीं था। वापस लौटते समय उसका सामना एक वरिष्ठ कर्मचारी से हो गया। उसकी आंखों में शक साफ था। उसने मिन्नम्मा से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी। मिन्नम्मा ने घबराई हुई बेसहारा लड़की का अभिनय किया। कुछ पल बाद वह आदमी चला गया, लेकिन उसकी नजर बता रही थी कि अब वह सुरक्षित नहीं रही। उसी रात मिन्नम्मा ने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ देखने वाली नहीं रहेगी। उसे इस व्यवस्था की जड़ तक जाना होगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को और खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। उसने सुंदरी से कहा कि अगर कभी मौका मिले तो उसे बिना सवाल किए उसका साथ देना होगा। सुंदरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ उम्मीद भी दिखाई दी। आश्रम बाहर से उतना ही शांत था जितना पहले दिन था। काले झंडे हवा में स्थिर लहरा रहे थे, जैसे किसी अनकहे राज की रखवाली कर रहे हों। लेकिन भीतर बहुत कुछ हिलना शुरू हो चुका था। मिन्नम्मा को एहसास था कि अब हर कदम या तो सच के करीब ले जाएगा या उसे भी उन नामों की सूची में जोड़ देगा जो फाइलों में अधूरी पंक्तियों की तरह दर्ज थे। तीसरे दिन की सुबह आश्रम में कुछ बदली बदली सी थी। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन भीतर का माहौल कहीं ज्यादा सख्त और सतर्क हो चुका था। मिन्नम्मा को यह एहसास हो गया था कि उसकी हर हरकत अब किसी न किसी की निगाह में है। फिर भी उसने अपने चेहरे पर वही साधारण सी थकान और चुप्पी बनाए रखी जो यहाँ के ज्यादातर लोगों की पहचान बन चुकी थी। सुंदरी अब पहले से ज्यादा घबराई हुई थी। रात में जिस लड़की को ले जाया गया था, उसका नाम सुबह की उपस्थिति सूची में नहीं था। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने नाम नहीं लिया, जैसे वह कभी यहां थी ही नहीं। यह चुप्पी मिन्नम्मा को अंदर तक चुभ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यही चुप्पी सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। उस दिन मिन्नम्मा को आश्रम के प्रशासनिक हिस्से में अस्थायी काम सौंपा गया। यह वही इमारत थी जहां आम लोग कम ही जाते थे। यहाँ फाइलें थीं, कंप्यूटर थे और बाहर की दुनिया से जुड़ने के साधन भी। उसे यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं लगा, लेकिन साथ ही खतरा भी यहीं सबसे ज्यादा था। काम के दौरान उसने देखा कि कई फाइलें सामान्य स्कूल और अस्पताल के खर्चों से जुड़ी थीं। कागजों में सब कुछ साफ और वैध दिखाया गया था, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन पर सिर्फ कोड लिखे थे, न नाम न उद्देश्य। उन्हें एक अलग अलमारी में रखा गया था जिस पर ताला हमेशा बंद रहता। दोपहर के समय मुथुस्वामी बाबा का एक संदेश आया कि कुछ चुनिंदा लोगों को आंतरिक सेवा के लिए तैयार किया जाए। यह वही शब्द था जिससे सुंदरी डरती थी। मिन्नम्मा ने देखा कि जिन नामों को चुना गया उनमें सुंदरी भी शामिल थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। यहां विरोध करना अपने आप को चिन्हित करने जैसा था। मिन्नम्मा ने भीतर ही भीतर तय कर लिया कि वह सुंदरी को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन सीधे कुछ करना अभी संभव नहीं था। उसे पहले यह समझना था कि आंतरिक सेवा असल में किस ओर ले जाती है। शाम को उसने प्रशासनिक कक्ष में
थोड़ी देर रुकने का बहाना बनाया और एक कंप्यूटर पर नजर डाली। कई फाइलें पासवर्ड से सुरक्षित थीं, लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्ड खुले हुए थे। उनमें से एक सूची में तारीखें, वाहन नंबर और स्थानों के नाम दर्ज थे। सभी स्थान श्रीलंका के अलग अलग दूरस्थ गांवों के थे। पहली नजर में यह साधारण स्थानांतरण लग सकता था, लेकिन तारीखों और नामों के मेल ने मिन्नम्मा को चौंका दिया। ये वही तारीखें थीं जिनके बाद कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह जानकारी बहुत अहम है, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं होगा। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत स्क्रीन बदल दी और साधारण डेटा खोल लिया। एक कर्मचारी अंदर आया, कुछ फाइलें उठाईं और बिना कुछ कहे चला गया। यह छोटी सी घटना मिन्नम्मा को बता गई कि यहां हर सेकंड जोखिम भरा है। शाम को सुंदरी को तैयारी के नाम पर एक अलग हिस्से में ले जाया गया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर मिन्नम्मा को देखा। उस नजर में डर के साथ एक भरोसा भी था। मिन्नम्मा ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वह उसे भूलने वाली नहीं है। रात गहरी होने लगी। आश्रम की लाइटें एक एक कर मंद होती गईं। काले झंडे अंधेरे में और भी भारी लगने लगे थे। मिन्नम्मा अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन उसका दिमाग लगातार चल रहा था। वह जानती थी कि अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद देर हो जाएगी। आधी रात के करीब उसने बाहर हलचल महसूस की। कुछ लोग चुपचाप इमारतों के बीच आ जा रहे थे। उसने खिड़की से देखा कि एक वाहन तैयार खड़ा था। वही वाहन नंबर उसे दोपहर की सूची में दिखा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि आंतरिक सेवा का मतलब आश्रम के भीतर नहीं, बल्कि बाहर किसी अज्ञात जगह पर भेजना है। उसने तुरंत एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने अपने पास मौजूद पुराने मोबाइल को निकाला, जो उसने बहुत सावधानी से छुपा रखा था। नेटवर्क कमजोर था, लेकिन एक छोटा सा संदेश भेजना संभव था। उसने कोड में वह जानकारी भेज दी जो उसने फाइलों से समझी थी। यह एक जोखिम था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मिन्नम्मा का दिल बैठ गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही वरिष्ठ कर्मचारी था जिससे वह पहले गलियारे में टकराई थी। उसकी आंखों में अब साफ संदेह था। उसने सवाल किया कि मिन्नम्मा इतनी रात को जाग क्यों रही है। मिन्नम्मा ने थकान और डर का अभिनय किया, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातें पूरी तरह असर नहीं कर रही हैं। कर्मचारी ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी भरी नजर डाली। मिन्नम्मा समझ गई कि अब समय बहुत कम है। या तो बाहर से कुछ होगा या फिर भीतर से सब कुछ और भी बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद वाहन चल पड़ा। मिन्नम्मा ने खिड़की से देखा कि सुंदरी उस वाहन में बैठी है। उसके चेहरे पर भय साफ था, लेकिन वह चिल्ला नहीं रही थी। शायद वह जान चुकी थी कि यहां आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। उस पल मिन्नम्मा को खुद पर गुस्सा आया कि वह उसे रोक नहीं पाई, लेकिन उसी पल उसने दूर से कुछ अलग सी हलचल भी महसूस की। आश्रम के बाहर की सड़क पर असामान्य गतिविधि थी। लाइटें, गाड़ियों की आवाजें और कुछ तेज निर्देश। यह कोई सामान्य रात नहीं थी। मिन्नम्मा को लगा कि शायद उसका भेजा हुआ संदेश अपना असर दिखा रहा है, या फिर यह मुथु स्वामी बाबा की कोई नई चाल थी। आश्रम के भीतर अचानक सख्ती और बढ़ गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ कक्ष बंद किए जाने लगे। यह साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मिन्नम्मा ने मन ही मन खुद को तैयार किया। वह जानती थी कि अगला दिन सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे सच का मोड़ साबित हो सकता है। उसने आखिरी बार अपने आसपास नजर डाली। वही दीवारें, वही काली छाया, वही सन्नाटा। लेकिन अब उसे डर के साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब सच एक बार हिलने लगता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि आश्रम के भीतर असामान्य सख्ती महसूस होने लगी। काले कपड़ों में सेवादार सामान्य से कहीं ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे थे। मिन्नम्मा को साफ समझ आ गया था कि पिछली रात जो हलचल हुई थी, उसने आश्रम की अंदरूनी व्यवस्था को हिला दिया है। बाहर से भले ही सब कुछ शांत लगे, लेकिन भीतर डर और शक का जहर फैल चुका था। सुबह की पहली सभा में मुथु स्वामी बाबा खुद उपस्थित हुए। काले वस्त्रों में लिपटा उनका व्यक्तित्व पहले से अधिक कठोर लग रहा था। उनकी आवाज में अब वह बनावटी शांति नहीं थी, बल्कि एक सख्त आदेशात्मक स्वर था। उन्होंने कहा कि आश्रम के भीतर अनुशासन से कोई भी विचलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात सीधे सीधे चेतावनी थी, और मिन्नम्मा समझ गई कि यह उसी जैसी लोगों के लिए है जो सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। सभा के बाद मिन्नम्मा को अलग से बुलाया गया। यह पहली बार था जब उसे सीधे बाबा के सामने पेश होने का आदेश मिला।
वह जानती थी कि यह मुलाकात साधारण नहीं होगी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर डर या घबराहट आने नहीं दी। वर्षों की ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि सबसे मुश्किल हालात में भी बाहरी शांति बनाए रखना जरूरी होता है। कमरा बड़ा था, लेकिन भीतर घुटन थी। दीवारों पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, सिर्फ साधारण साज सज्जा, जैसे यह जगह जानबूझकर भावनाओं से खाली रखी गई हो। मुथुस्वामी बाबा सामने बैठे थे। उनकी आंखें सीधे मिन्नम्मा को देख रही थीं, मानो वह उसके भीतर तक झांक रहे हों। उन्होंने उससे उसके बारे में सामान्य सवाल पूछे। वह कहाँ से आई है, पहले क्या करती थी, और यहाँ सेवा करने का उसका उद्देश्य क्या है। मिन्नम्मा ने वही जवाब दिए जो उसने पहले से तैयार कर रखे थे, साधारण, अस्पष्ट और सुरक्षित। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये सवाल सिर्फ औपचारिकता है, असली जांच कहीं और हो रही है। बाबा ने अचानक बात बदली और कहा कि आश्रम पर बाहरी ताकतों की नजर है जो इसे बदनाम करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग भीतर से ही जानकारी बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही मिन्नम्मा के भीतर हलचल मच गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उन्होंने मिन्नम्मा से सीधा सवाल किया कि क्या उसने कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है जो उसे असामान्य लगा हो। यह एक जाल था। मिन्नम्मा जानती थी कि एक शब्द भी गलत हुआ तो सब खत्म हो सकता है। उसने शांति से कहा कि यहाँ सब कुछ बहुत व्यवस्थित लगता है और वह सिर्फ वही देखती है जो उसे सौंपा जाता है। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वफादारी यहाँ सबसे बड़ी सेवा है। यह वाक्य जितना साधारण था उतना ही खतरनाक भी। मिन्नम्मा समझ गई कि वह अब निगरानी में है। इसी दौरान आश्रम के बाहर हलचल तेज होने लगी। कुछ गाड़ियां रुकीं और काले कपड़ों में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। मिन्नम्मा को यह संकेत साफ दिख रहा था कि कोई बड़ा घटनाक्रम शुरू हो चुका है। बाबा को भी यह आभास हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। अचानक एक सेवादार अंदर आया और कुछ फुसफुसाकर बाबा के कान में कहा। बाबा का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ, फिर सामान्य हो गया। उन्होंने मिन्नम्मा को जाने का इशारा किया, लेकिन उसकी नजर में अब पहले जैसी उदासीनता नहीं थी। बाहर निकलते ही मिन्नम्मा ने देखा कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ हिस्सों को बंद किया जा रहा था और लोगों को इधर उधर भेजा जा रहा था। उसे यह साफ लग रहा था कि आश्रम के भीतर सबूतों को समेटने की कोशिश हो रही है। उसका पहला ख्याल सुंदरी का आया। उसे अब तक वापस नहीं लाया गया था। मिन्नम्मा ने एक सेवादार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे टाल दिया गया। यही टाल मटोल सबसे बड़ा जवाब थी। दोपहर तक स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बाहर से आने वाली आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। यह साधारण भीड़ नहीं थी, यह किसी व्यवस्थित कार्रवाई की आहट थी। मिन्नम्मा ने मन ही मन खुद को तैयार किया। अगर आज कुछ होना है तो यही समय है। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। यह कदम साफ बता रहा था कि उस पर शक गहराता जा रहा है। कमरा अंधेरा नहीं था, लेकिन आजादी पूरी तरह छिन चुकी थी। बाहर से ताला लगने की आवाज आई और वह अकेली रह गई। उस कमरे में बैठी मिन्नम्मा ने पहली बार खुद को भावनात्मक रूप से टूटता महसूस किया। सुंदरी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन उसी के साथ उसे यह भी एहसास था कि अगर वह अब कमजोर पड़ी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कुछ घंटों बाद बाहर शोर तेज हो गया। आदेशों की आवाजें, तेज कदमों की आहट और अफरा तफरी। दरवाजा अचानक खुला। सामने कुछ नए चेहरे थे जिनकी वर्दी अलग थी। उनकी भाषा और लहजा साफ बता रहा था कि वे आश्रम के नहीं हैं। मिन्नम्मा को बाहर निकाला गया। पूरे परिसर का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले नियंत्रण बाबा के लोगों के हाथ में था, अब वहां बाहरी अधिकारी आदेश दे रहे थे। कई सेवादारों को अलग किया जा रहा था। फाइलें जब्त की जा रही थीं। उसी अफरा तफरी में मिन्नम्मा ने दूर से सुंदरी को देखा। वह थकी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। उनकी नजरें मिलीं और उस एक पल में बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया गया। मुथुस्वामी बाबा अब भी मौजूद थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था। वह अभी भी शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात उनके हाथ से फिसलते जा रहे थे। मिन्नम्मा समझ गई कि यह टकराव अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। आश्रम की दीवारों के भीतर छुपा सच बाहर आने लगा है, लेकिन उसे पूरी तरह सामने लाने के लिए अभी और हिम्मत और धैर्य चाहिए। चौथा दिन मिन्नम्मा की जिंदगी का वह मोड़ बन चुका था जहां से लौटना संभव नहीं था। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खड़ी थी जिनकी आवाज यहां दबा दी गई थी। सुबह होने से पहले ही आश्रम पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ चुका था।
काले झंडे अब भी ऊंचे खंभों पर लहरा रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी अब डर की नहीं, बल्कि एक बीते हुए अपराध की याद बन चुकी थी। मिन्नम्मा एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी। उसके भीतर न जीत का उत्साह था, न बदले की तृप्ति। सिर्फ एक गहरी थकान और जिम्मेदारी का बोझ था, जो अब और भी भारी हो गया था। मुथुस्वामी बाबा को एक अलग वाहन में ले जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर अब न गुस्सा था, न घमंड, बल्कि एक अजीब सी खामोशी। वह जानता था कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र की पकड़ है जिसे उसने सालों में खड़ा किया था। फिर भी मिन्नम्मा को यह साफ दिख रहा था कि यह आदमी अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। अगले कुछ घंटे पूछताछ, बयान और दस्तावेजों के संग्रह में बीते। आश्रम के भीतर बने कमरों, रिकॉर्ड रूम और बंद हिस्सों से जो कागजात निकले, उन्होंने पूरे मामले की गहराई को और डरावना बना दिया। सब कुछ बहुत योजनाबद्ध था। नाम नहीं, सिर्फ नंबर, जगह नहीं, सिर्फ संकेत। इंसानों को आंकड़ों में बदल देने की यह प्रक्रिया किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर से हिला देने के लिए काफी थी। सुंदरी को मेडिकल देखरेख में रखा गया। वह बहुत कम बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। मिन्नम्मा जब उसके पास बैठी तो सुंदरी ने बस इतना कहा, अगर आप नहीं आती तो शायद हम कभी बाहर नहीं आते। यह वाक्य मिन्नम्मा के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था, लेकिन उसने खुद को भावनाओं में बहने नहीं दिया। कुछ ही दिनों में मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अदालत ने विशेष सुनवाई का आदेश दिया। मीडिया के कुछ हिस्सों ने इसे एक बड़ी साजिश बताया, तो कुछ ने इसे सिस्टम की जीत। लेकिन इस शोर के बीच मिन्नम्मा को अच्छी तरह पता था कि असली लड़ाई अदालत के भीतर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जाएगी। मुथुस्वामी बाबा की तरफ से महंगे वकील मैदान में उतारे गए। दलीलें दी गईं कि यह सब एक रची हुई कहानी है कि आश्रम को बदनाम किया जा रहा है। कुछ गवाहों पर दबाव पड़ने लगा, कुछ ने अपने बयान बदलने की कोशिश की। यह वही मोड़ था जहां अक्सर सच कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे। मिन्नम्मा ने पहले ही हर बयान को सुरक्षित कर लिया था। डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो बयान और स्वतंत्र पुष्टि। उसने सीखा था कि सिस्टम से लड़ाई सिर्फ साहस से नहीं, बल्कि तैयारी से जीती जाती है। अदालत में जब सुंदरी ने बयान दिया तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने बताया कि कैसे आजादी धीरे धीरे छीनी गई, कैसे डर को सामान्य बना दिया गया और कैसे चुप्पी को ही जीवन का नियम बना दिया गया। अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुथुस्वामी बाबा पहली बार नजरें नहीं मिला पाए। यह हार की स्वीकृति नहीं थी, लेकिन यह संकेत जरूर था कि दीवारों में दरार पड़ चुकी है। सुनवाई लंबी चली, तारीख पर तारीख पड़ी। मिन्नम्मा को कई बार समझाया गया कि वह थोड़ा पीछे हट जाए, कि सब कुछ अकेले अपने कंधों पर लेना ठीक नहीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो यह केस भी धीरे धीरे फाइलों के ढेर में दब जाएगा। अंततः फैसला आया। अदालत ने मुथुस्वामी बाबा को संगठित अपराध, अवैध कैद और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया। सजा सख्त थी, संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी था। फैसले के दिन मिन्नम्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न मुस्कान, न आंसू। उसे लगा कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है, क्योंकि वह जानती थी कि एक व्यक्ति के सजा पाने से व्यवस्था अपने आप साफ नहीं हो जाती। कुछ हफ्तों बाद उसे स्थानांतरण का आदेश मिला। यह अपेक्षित था। सिस्टम अक्सर उन लोगों को किनारे कर देता है जो उसे आईना दिखाते हैं। मिन्नम्मा ने बिना विरोध आदेश स्वीकार कर लिया। उसे यह लड़ाई जीतने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं थी। आश्रम की जगह अब एक पुनर्वास और सहायता केंद्र बन चुका था। वही जगह जो कभी डर और चुप्पी का प्रतीक थी, अब नई शुरुआत की कोशिश कर रही थी। सुंदरी और बाकी लड़कियां धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही थीं। एक शाम मिन्नम्मा वहां गई। कोई भाषण नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस कुछ पल की खामोशी। सुंदरी ने उसे देखा और हल्के से सिर झुका दिया। उस इशारे में धन्यवाद भी था और विदाई भी। वापस लौटते समय मिन्नम्मा ने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा। काले झंडे अब उतर चुके थे। इमारत वहीं थी, लेकिन उसका मतलब बदल चुका था। उसे पता था कि भविष्य में फिर कहीं, किसी और जगह, किसी और नाम से ऐसा ही कोई तंत्र खड़ा होगा। लेकिन उसे यह भी भरोसा था कि जब तक सवाल पूछने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक हर दीवार हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती। यह कहानी यहीं खत्म होती है,
लेकिन यह चेतावनी बनकर रह जाती है कि अपराध जब भी खुद को व्यवस्था, सेवा या शक्ति के पर्दे में छुपाए, तब सच को सामने लाने के लिए किसी एक इंसान का खड़ा होना भी काफी हो सकता है।